Hello बच्चों, let's read this question. The question says following are the curves for nucleophilic substitution reaction. The correct statement is option is first is the potential energy diagram for SN2 reaction that takes place with a negative potential energy change. B is second is the potential energy diagram for SN2 reaction with a positive potential energy change. C is third shows a potential energy diagram for SN1 reaction with large energy of activation for first slowest step and D all of the above. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन एनर्जी डायग्राम दिए हैं, तीन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिए हैं बेसिकली, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी या हमारी कोई ज़्यादा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। potential energy diagram potential energy diagram for SN1 and SN2 reaction कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमें ये बताता है कि हमारे पास जब रिएक्शन हो रही है कोई, तो उसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये बताता है बेसिकली। तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पर ले लेते हैं और रिएक्शन कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पर लेकर उसके बीच में एक डायग्राम को प्लॉट करते हैं। लेकिन उसको ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। अब SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है? SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं बच्चों? हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है बेसिकली? इसके अंदर बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। होता क्या है, कंसिडर करिए मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है आर सी एच टू एक्स ले लेते हैं, सी एच टू एक्स। यहाँ पर एच भी हो सकता है, कोई और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड है और इसके अंदर एक्स कौन है? ये हेलोजन है। अब एक्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हेलोजन्स। तो ये क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो आता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। और जब वो इसके ऊपर अटैक करता है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। तो ये बॉन्ड जो हमारा सी और एक्स का बॉन्ड होता है, ये ब्रेक हो रहा होता है, कंप्लीटली ब्रेक हुआ नहीं है। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, मान लीजिए ये CH2 है, इसको एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे दिखाया है, एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया है, और ये R था। न्यूक्लियोफाइल क्या काम कर रहा है? इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम ऐसे डॉटेड दिखाते हैं। और कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। एक्स के ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से एक स्टेट बन जाती है। और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है ये यहाँ पे। और इसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये एक अनस्टेबल यहाँ पे फॉर्म होती है, बहुत अनस्टेबल सी फॉर्म होती है, और उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप ही चल रहा है बच्चों। अब क्या होगा हमारे पास? ये न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली बॉन्ड बना लेगा हमारे सी के साथ। तो बन जाएगा हमारे पास NuCH2R, और साथ में X नेगेटिव निकल जाएगा, X नेगेटिव। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है बच्चों। और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये कौन था? RCH2X हमारे पास रिएक्टेंट था। कौन था बच्चों? रिएक्टेंट था। लास्ट में जो बना है न्यूक्लियोफाइल CH2R, ये हमारे पास कौन बन गया है बच्चों? प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, देन प्रोडक्ट की डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया है, कौन सा प्रोडक्ट लिया है। हमारे पास ये वैल्यूज डिपेंड करते हैं। तो इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पर कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास एक्स एक्सिस पर कौन है बच्चों? हमारे पास एक्स एक्सिस पर कौन है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि ये बताता है कि कितनी रिएक्शन प्रोसीड करी है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हम इस तरह लिखते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से कम है। ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। हम लेकिन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से कम है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इफ हमने ऐसा एज्यूम करा है, जरूरी नहीं इस रिएक्शन के लिए ऐसा हो।
लेकिन हमने ऐसा अज्यूम कर लिया क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कम है, तो स्टार्टिंग में तो कौन था हमारे पास, रिएक्टेंट था। मान लीजिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसको मान लीजिए हम ई आर से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, ई आर से। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को कंसिडर कर लीजिए कि इसको ई पी से डिनोट कर रहा है। ये पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एंड लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर है कुछ। तो स्टार्टिंग में कौन था बच्चों, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था। कौन था बच्चों, सिर्फ रिएक्टेंट था। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन था, आर सी एच टू एक्स था स्टार्टिंग में, आर सी एच टू एक्स। और न्यूक्लियोफाइल आया था, इसने अभी अटैक नहीं किया, ये दोनों अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है बच्चों, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कैसी होती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है। वो काफी अनस्टेबल स्टेट होती है। तो इसको हम ऐसे हम्प से दिखाते हैं, एक हम्प से दिखाते हैं। ये एक हम्प है। ये हमारे पास क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी है। न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, और हमारे पास H का बॉन्ड यहाँ से टूट रहा था कार्बन के साथ, और ये ऐसे, ये हमारे पास कौन है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम से डिनोट करते हैं, ये जो चीज़ है ये ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करती है हम। एंड लास्टली क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट बन गया है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बन गया होगा, आर सी एच टू एन यू बन गया होगा, और एक्स नेगेटिव अलग हो गया होगा, प्लस एक्स नेगेटिव। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से दिखाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के अंदर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, एंड वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, तो उसको ऐसे हम्प से दिखाते हैं, इस तरीके से हम से। के अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखोगे, तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो बच्चों ज्यादा थी और रिएक्टेंट की कम थी। तो ऐसे अगर आप निकालोगे ईपी माइनस, अगर आप ईपी में से, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करोगे, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती, तो सेम इसी तरह का डायग्राम बनाते, लेकिन इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा ले लेते। यहाँ हमारे पास कौन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर कौन है बच्चों, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो इस बार हमने क्या दिखाया है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इस बार हाई लेनी है, तो हमने मान लीजिए यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ले लिया, और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये वैल्यू कम है। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इस तरीके से भी आप डायग्राम को दिखा सकते थे। ये वैल्यू, ये चीज हम क्या डिनोट करता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट को डिनोट करती है कि यहाँ पे रिएक्टेंट प्रेजेंट है हमारे पास, एंड लास्ट में प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखोगे इस बार एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा थी प्रोडक्ट से, तो आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना चाहोगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, कि पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह चेंज आ रहा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट को चेक करोगे, बोला गया है कि जो फर्स्ट डायग्राम है वो SN2 रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसके अंदर, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हमारा भी यही आया था बच्चों। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये वाला डायग्राम जो है ये SN2 रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल ये वाली बात सही हो सकती है। और इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी क्योंकि ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो पॉजिटिव एनर्जी चेंज आएगा, ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट को भी देखते हैं बच्चों, वो SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग बोली गई है, तो SN1 रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। SN1 रिएक्शन की अगर बात करें, SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसको समझना है बच्चों। अगर इसका भी आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर बेसिकली टू स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, टू स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इसको समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ये सी और एक्स के बीच में बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड है, इससे कोई R1 ग्रुप अटैच है, सिमिलरली एक R2 ग्रुप इससे अटैच है, और इससे कोई R3 ग्रुप अटैच है। इसको हमने ऐसे दिखाया है। तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन देखने मिलती है। यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ये R2 है बच्चों, और यहाँ पर R3 है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक्स नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो स्टेप होता है काफी ज्यादा स्लो होता है। कैसा होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है यहाँ पे बॉन्ड।
सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन बना है R1C और R2 और ये R3 कार्बोकेटायन होता है बच्चों प्लेनर। इसके पास यहाँ एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल आता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी। तो हमारे पास जैसा प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन स्टार्टिंग में थी उसी कन्फिग्रेशन से प्रोडक्ट बन जाएगा। R1 R2 जैसे पीछे की तरफ थे यहाँ, और इस तरह R3 था, तो ये एज इट इज रहेंगे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ फ्रंट से आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे की तरफ से अटैक कर सकता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और कार्बन ये इससे R1 इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, R2 जो ग्रुप था वो भी इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा और R3 भी इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। तो बेसिकली टू स्टेप्स होते हैं, और फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसको अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इधर कौन होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो ज़्यादा भी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस बार हम कंसिडर कर लेते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है। मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट यहाँ कुछ रहा होगा और प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कौन था हमारे पास, ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था। एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, R1 R2 R3 X, इस तरीके से लिख सकते हैं रिएक्टेंट को। और यहाँ C और X के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। और इंटरमीडिएट को बच्चों एक डिप्रेशन से दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ ये जो डिप्रेशन बना है ये इंटरमीडिएट को डिनोट करता है। और यहाँ इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 R3, और यहाँ C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट को डिनोट करता है। एट देन क्या हुआ होगा, हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो हमारे पास R1 R2 R3 है CX। तो यहाँ पर हम इस तरह इसके बॉन्ड को ब्रेक होते हुए दिखा सकते हैं, R1 R2 R3 और ये C, और इनके बीच का यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये किस तरीके से यहाँ ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है हमने। देन ये इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ हमारे पास ये R1 है, R2 है बच्चों, R3 है, और यहाँ C के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इसके साथ इंट्रैक्शंस कर रहा है। इसको हम ऐसे डॉटेड दिखाते हैं। एंड लास्टली प्रोडक्ट के अंदर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा R3C और यहाँ न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये जो डिप्रेशन है बच्चों ये डिनोट करता है कि यहाँ इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बना है। जो हम्प होते हैं वो डिनोट करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट, और जो डिप्रेशन होता है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में डिनोट करते हैं इंटरमीडिएट को। तो इस तरीके से हम SN1 रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को दिखाते हैं। तो जो हमें थर्ड स्टेटमेंट बोली गई थी, थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया था कि थर्ड शोज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन विद लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये वाली बात तो बच्चों सही है कि जो थर्ड डायग्राम दिया है वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो मैच कर रहा है इसके साथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट को दिखाया है बाय डिप्रेशन, और ट्रांजिशन स्टेट्स भी दिखाई हैं। बिल्कुल ये वाली बात सही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को ही डिनोट करता है फॉर SN1 रिएक्शन। और बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप कैसा था, फर्स्ट स्टेप जिसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुए थे, इसके अंदर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, और ये स्लो स्टेप होता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। ये होती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली जो वैल्यू होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और इसको EA से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, EA से डिनोट करते हैं। EA का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का एनर्जी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आप कितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को सप्लाई करो जिससे वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ ये हमारी वैल्यू थी रिएक्टेंट की एनर्जी की, ये वैल्यू ही बच्चों ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ये वाली वैल्यू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, अगर आप यहाँ से चेक करोगे ये वाली वैल्यू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर अगर आप और ऐड कर दोगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट पर रीच कर जाएगा और अंदर ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट सो दैट दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और फर्स्ट स्टेप स्लो होता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसको आप आर्हीनियस इक्वेशन से भी समझ सकते हो। किसकी हेल्प से समझ सकते हो, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन बच्चों हमारे पास रेट कांस्टेंट
और हमारे एक्टिवेशन एनर्जी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, और ये कहती है के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। जहाँ पर के क्या होता है बच्चों, हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, ए होता है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कांस्टेंट होता है। ई ए क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है हमारे पास टेम्परेचर। अगर हम इसके अंदर लॉग ले लेते हैं बच्चों, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर ई ए की वैल्यू हाई होगी बच्चों, ई ए की वैल्यू हाई होगी, अगर ये वैल्यू हाई है तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्मॉल। और अगर ये पूरी वैल्यू स्मॉल हो गई तो लॉग के भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लॉग के स्मॉल होना, रेट कांस्टेंट का स्मॉल होना, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी हो रही है, स्लो हो रही है। तो ये वाली बात सही है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्टेप स्लो होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, दैट मीन्स स्टेटमेंट थर्ड भी हमारी ट्रू है, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।